Now, the next method in which we can disturb an equilibrium is by adding a catalyst. कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है. जनरली कैटलिस्ट जो हमने आज तक पढ़े, दीज आर पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि स्पीड को बढ़ा देते हैं. तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स थे वही रहेंगे, जो प्रोडक्ट्स है वही रहेंगे, जितने रिएक्टेंट्स थे और जितने प्रोडक्ट्स थे सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम कम हो जाएगा. तो अगर ये इक्विलिब्रियम पहले 2 घंटे में आ रहा था, अभी ये इक्विलिब्रियम 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में आ जाएगा. द टाइम विल बी डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट यू आर यूजिंग, पर उससे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाती है ना बैकवर्ड जाती है. सो नंबर 4, बाय एडिंग अ कैटलिस्ट सिंपली नो इफेक्ट. देन नंबर 5, बाय एडिंग एन इनर्ट गैस. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं. इसमें 2 कंडीशंस होती हैं कि हमने इनर्ट गैस को डाला उस कंटेनर के अंदर, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला या कांस्टेंट प्रेशर पे डाला. तो इस पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं. अगर एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑलरेडी एक रिएक्शन हो रही है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी एंड सी आर कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. मैंने एक इनर्ट गैस डाल दी, लेट्स सपोज हीलियम के N4 मोल्स. इनर्ट गैस का मतलब एक ऐसी गैस है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैसेस से रिएक्ट ना करे, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. तो अगर हीलियम की इन तीनों से रिएक्शन नहीं हुई तो नंबर ऑफ मोल्स आर स्टिल द सेम. देन हमने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, दैट मीन्स वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ. तो अगर आप एक ही कॉन्सेंट्रेशन देखो तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है. तो बी सिमिलरली बी का भी सेम है, सी का भी सेम है. तो जब किसी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ तो Q और Kc पहले भी बराबर थे, अभी भी बराबर है, तो इक्विलिब्रियम पहले भी मेंटेन था और अभी भी मेंटेन्ड है, तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी. पर अगर यही चीज आप कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो, तो कांस्टेंट प्रेशर का सबसे पहले मतलब समझते हैं. कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है मूवेबल पिस्टन. मतलब अगेन ये रिएक्शन इस कंटेनर में हो रही है N1, N2, N3, और मैंने यहाँ पे हीलियम के N4 मोल्स डाल दिए. ना हीलियम का ABC से तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, पर हीलियम के मोल्स की वजह से इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ने लग गया. हमें बोला गया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, बट हीलियम की वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ने लग गया. तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं अंदर, तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, तभी कांस्टेंट प्रेशर बढ़ेगा, तभी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. सो दैट मीन्स हीलियम के एडिशन, मतलब इनर्ट गैस के एडिशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया. तो हीलियम इज एक्टिंग नथिंग बट एन एजेंट हुज वर्क इज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो हीलियम ने रिएक्शन कुछ नहीं की, बट कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और वॉल्यूम बढ़ाने से जो भी हमने सीखा था होता है वो यहाँ पे होगा. तो इफेक्टिवली हीलियम की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया. तो हमने हीलियम डाली, हमारी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया. तो अगर हमने जानबूझ के वॉल्यूम बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएं. ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी असर्शन रीजन की क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट्स नो इफेक्ट, while adding an inert gas at constant pressure leads to increase in volume, which takes the equilibrium to that direction in which there are more number of moles. Now finally, जो लास्ट तरीका है हमारे पास किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का, दैट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से Kc खुद ही चेंज हो जाता है. अगर हम सिंपल सी एक रिएक्शन देखें तो इसके K का एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स. अगर K की वैल्यू बड़ी होती है, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा, रिएक्टेंट्स काफी कम है. तो ये तभी हो सकता है जब रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मूविंग हो. तो K का बहुत बड़ा होना मीन्स फॉरवर्ड. हम इसको ऐसे लिखते हैं, K का बड़ा मतलब फॉरवर्ड. और अगर K काफी छोटा हुआ, तो अगर K छोटा है तो प्रोडक्ट्स काफी कम है और रिएक्टेंट्स काफी ज्यादा है, मतलब रिएक्शन आगे गई ही नहीं. और अगर आगे गई तो काफी ज्यादा बैकवर्ड आ गई. तो K का कम होना मतलब बैकवर्ड रिएक्शन. तो टेम्परेचर के चेंज होने से K चेंज हो जाएगा. तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और K बढ़ गया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और K घट गया मतलब बैकवर्ड रिएक्शन.
तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस हैं, वन इज एक्सोथर्मिक एंड अदर इज एंडोथर्मिक। एक्सो और एंडो में एक बेसिक डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि along with all the products that are being produced, energy is also produced. तो एक्सो में एनर्जी निकलती है तो इसलिए राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है, जबकि एंडो के लिए एनर्जी एक रिएक्टेंट है। जब तक आप एनर्जी नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन परसीव्स एनर्जी एज अ रिएक्टेंट while exothermic reaction perceives energy as a product. Now, अगर मैंने जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसके नीचे बर्नर लगा दिया और इसको हीट करना शुरू कर दिया, तो हीट करने का मतलब है मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, हीट करने का मतलब है कि मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैं तो सबको एनर्जी दे रहा हूँ, चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो कुछ भी हो, बट एनर्जी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या मानती है? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज अ प्रोडक्ट। मैं क्या दे रहा हूं? एनर्जी। तो बेसिकली मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं। तो अगर मैंने प्रोडक्ट दिया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि मैंने एनर्जी दी और एनर्जी इनके लिए क्या है? प्रोडक्ट। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड गई तो के डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी इज अ रिएक्टेंट। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने हीट दी, मैंने एनर्जी दी, तो मेरी तरफ से जो एनर्जी जा रही है दैट इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट। और हमने पहले ही देखा था कि अगर हम रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब के की वैल्यू बढ़ेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डिक्रीजेस, while for endothermic reactions on increasing temperature K increases. तो ये सब तरीके हमने देखे। ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तभी आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर को देख के आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स जो पहले नहीं हो रहे होंगे वो अब हो जाएंगे। थैंक यू।